बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ये घटना 3 अप्रैल की बताई जा रही है, जहां पर एक युवक ने चलती राह में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और सीसीटीवी फुटेज भी है इसका, जो कि सामने आया है। पुलिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फुटेज में दिख रहा है कि 2 महिलाएं रात के वक्त एक गली में चल रही हैं। एक आदमी पीछे से उनके पास आता है और महिला के साथ बदतमीजी करता है। जो लड़कियां हैं वो मदद के लिए चिल्लाती हैं तो वो शख्स वहीं से भाग जाता है। तो इस पर जो स्वतः संज्ञान लिया गया है, उस पर मामले में अब क्या बात आगे बढ़ी है, नेहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के लिए। नेहाल, देखिए, तकरीबन 2 बजे के आसपास रात में 3 तारीख को यह घटना सामने आई और इसके बाद अगले 2 दिनों तक किसी को पता नहीं था। कल जब ये वीडियो अचानक से वायरल हुआ, एक मकान मालिक जिसने इस वीडियो को देखा, उसके बाद उसने अपने मोहल्ले में शेयर किया ताकि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके, लोगों को उसके बारे में जानकारी हो कि कितना असुरक्षित हो गया है वो गली। तो इसके बाद जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो फिर पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा जिसने इस वीडियो को रिलीज़ किया था और उससे कहा कि वो एक मामला दर्ज करवाए। फिर गौड़ा जी ने इस मामले को दर्ज करवाया जिनके मकान पर यह कैमरा लगा हुआ था और इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई, लेकिन दोनों महिलाओं तक पुलिस पहुंच गई। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों महिलाएं इस मामले को दर्ज करवाना नहीं चाहती। उनका कहना है कि वो फालतू के मामले में उलझना नहीं चाहती, लेकिन पुलिस का कहना है कि चूंकि ये मामला दर्ज हो चुका है, ऐसे में जो आरोपी है उस तक वो पहुंचेंगे ज़रूर। तो जितने भी वहां पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं और साथ ही साथ सीडीआर यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड, चूंकि रात का वक्त बहुत ज़्यादा कॉल एक्टिव होता नहीं है, इसलिए पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन जो विक्टिम है, जो महिला हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों ने शिकायत फ़िलहाल करने से मना कर दिया है। पुलिस ने तमाम कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो फ़िलहाल शिकायत दर्ज करवाने को तैयार नहीं है। जी धन्यवाद आपका नेहाल। तो बेंगलुरु में भी किस तरह से गलियां जो हैं वो असुरक्षित हो गई हैं, ये सामने आ रहा है और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और एफआईआर भी दर्ज हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में रविवार की शाम वाराणसी की क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर तरुण पांडे ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, यानी कि जो सर्विस रिवॉल्वर राइफल रही उनकी वो। तरुण पांडे पिछले 6 महीने से विभाग द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई की वजह से निलंबित थे। इनके खिलाफ जांच भी चल रही थी। डीसीपी ने बताया कि जिस समय इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी उस वक्त वो अपने घर में अकेले थे। इनकी पत्नी अपने बेटे के पास बेंगलुरु गई हुई थी। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि तरुण बहुत दिनों से बीमार भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिकल लीव ली हुई थी। तरुण ने खुद को गोली मार ली और मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की गई है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मृत इंस्पेक्टर के घर वालों को भी सूचना दे दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दीपक गंभीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, इस पर और जानकारी के लिए। ये जो मामला है दीपक, इसमें क्या बातें सामने आई हैं? ये सिंपल एक सुसाइड आत्महत्या का मामला है या इसमें कोई और पहलू भी जांचा जा रहा है? क्या ये निलंबित थे या लीव पर थे? कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रविवार शाम देर शाम की ये घटना है और जिस तरीके से जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उसमें मतलब पुलिस के मुताबिक यही है कि पूरा जो मामला है सुसाइड का है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि ये घर में अकेले जिस समय सुसाइड किया इन्होंने, घर में अकेले थे और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की गई है, पुलिस जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस को वहां पर एक लाइसेंसी राइफल मिली जिससे उन्होंने खुद को शूट किया। उसके बाद तख्त पे वहीं पे जो है मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हाँ, आसपास कई ऐसी चीजें पुलिस को पूरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसकी भी पुलिस जो है वेरिफिकेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का जो है उसको पार्ट बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक चौंकाने वाली चीज आई है कि पुलिस को एक ऐसा कंटेंट मिला है मृत इंस्पेक्टर के मोबाइल में जिसमें ये चीजें लिखी गई हैं कि उनका जो है फैमिली से एक डिस्प्यूट चल रहा था जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या कंटेंट था ये चीजें सामने नहीं आई है और पूरे मामले पर जो है पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन एनडीटीवी को जो सूचना मिली है उसके मुताबिक यही है
कि एक ऐसा कंटेंट पुलिस के हाथ लगा है जिसपे पुलिस जो है पूरे मामले में जांच कर रही है। आज इस मामले में जो है जो मृत इंस्पेक्टर था उनका जो है पोस्टमार्टम कर दिया गया है, बॉडी जी। को हैंडओवर कर दिया गया है परिजनों को, और परिजन जो है बॉडी लेकर जो है गोंडा जो उनका मूल जनपद है वहां पर ले गए हैं क्रिमेशन के लिए। तो ये तमाम चीजें जो तमाम पहलू सामने आए हैं उस पर पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच कर रही है। लेकिन एक चीज साफ है कि फैमिली डिस्प्यूट और पुलिस ये भी मांग के चल रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने से उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई चल रही थी, 3 महीने से वो मेडिकल लीव पर थे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस की जो जांच की दिशा है वो आगे बढ़ रही है, और जो डिस्प्यूट का जो मामला सामने आया फैमिली डिस्प्यूट, उस पहलू पर भी जो है पुलिस एंगल पर भी जांच कर रही है। जी, तो कई तरह की बातें सामने हैं, यानी कि कुल मिलाकर परेशान रहे होंगे, सस्पेंशन की भी बात है, बीमारी की भी बात है, और फैमिली परिवार में कुछ किसी तरह की कोई झगड़ा या मतभेद, ये भी बात सामने आ रही है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर लातूर से, जहां पर महानगर पालिका के आयुक्त बाबा साहेब मनोहरे ने बीती रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अभी उनका इलाज चल रहा है लातूर के सह्याद्री हॉस्पिटल में। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक रात में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, जिसके बाद हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बाबा साहब मनोहरे ने रात को अपने सरकारी निवास पैराडाइज में परिवार के साथ रात के खाने के बाद खुद को एक बंद कमरे में गोली मार ली। आत्महत्या की कोशिश के पीछे की वजह अभी तो साफ नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पे है और मनोहरे के इस कदम के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। तो सुजाता, ये जो मामला है पूरा, एक हमने अभी खबर देखी प्रयागराज और वाराणसी से, यहाँ पर ये लातूर में भी एक सुसाइड की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर क्या बातें सामने आ रही हैं? हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी हालत क्या है? महानगर पालिका के आयुक्त हैं, परिवार के साथ इन्होंने बीती रात बताया जा रहा है कि खाना भी खाया था। तो परिवार से भी क्या कोई बातचीत हुई है? इस पर पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो महानगर पालिका आयुक्त हैं लातूर के मनोहरे जी, वो इस समय वेंटिलेटर पर है और उनकी स्थिति फ़िलहाल क्रिटिकल बताई जा रही है। उनके परिवार से लगातार हालांकि संपर्क साधा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि फ़िलहाल उनके जो उन्होंने खुद को गोली मारी थी वो उनके ब्रेन के आर पार हो गई थी, जिसके चलते उनकी कंडीशन इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जो है जाँच का एंगल शुरू कर दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा है जिसके चलते इस प्रकार का बड़ा कदम जो है जब वो रात को अपने परिवार के साथ खाना खाया और लगभग 11:15 बजे उन्होंने खुद को अपने ऊपरी कमरे में गोली मार ली, जिसके चलते उनके परिवार जब उन्हें अस्पताल ले गए तो वहाँ पर सबसे पहले उन्हें भर्ती कराया गया और हालांकि उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन वो अभी भी स्थिर नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस का जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि फैमिली डिस्प्यूट के चलते इस प्रकार का बड़ा कदम जो है वो मनोहरे को उठाना पड़ा और इसके पीछे का कारण क्या है वो जाँच के बाद हालांकि पता लगेगा। लेकिन ऐसे में लातूर के म्युनिसिपल कमिश्नर इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं और खुद को जो है आत्महत्या के प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं ये कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या ये उनके वर्क वाइज कोई प्रेशर के चलते उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया या फिर ये उनके निजी पारिवारिक विवाद के चलते इस प्रकार का घटना उन्हें इस प्रकार का कदम जो है उन्हें उठाना पड़ा? इसको लेकर फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। जी जी, धन्यवाद आपका सुजाता। तो इन तमाम खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत ठीक तरह से भी हुई नहीं और पारा इतना बढ़ने लगा है कि अभी अलर्ट जारी करने लगी है वेदर डिपार्टमेंट। गर्मी के मौसम की बस शुरुआत है और तापमान ने रिकॉर्ड बना दिया है। कल 5 राज्यों के आंकड़े मौसम विभाग की ओर से आए, जिसमें 21 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 42 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया और उससे ज़्यादा भी दर्ज किया गया, जिसमें गुजरात के कांडला, राजस्थान के बाड़मेर में कल शाम के 5:30 बजे तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। गुजरात के कांडला में कल शाम 5:30 बजे का तापमान 45.6 डिग्री था। राजस्थान के बाड़मेर में भी 45.6 डिग्री। महाराष्ट्र के जलगांव में 42.5 डिग्री तापमान और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। और अब एक खास खबर, कोलंबो बंदरगाह पर पहला पूरी तरह से ऑटोमेटेड टर्मिनल कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल CWIT ने काम करना शुरू कर दिया है। इसे अडानी पोर्ट्स ने विकसित किया है। इसके साथ ही कोलंबो बंदरगाह का दक्षिण एशिया में
ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर दर्जा बढ़ गया है। इससे कोलंबो बंदरगाह की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। इस मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर ऑपरेशंस का शुरू होना भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग में एक मील का पत्थर है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने ट्वीट कर कहा है कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत विकसित इस परियोजना से स्थानीय तौर पर हजारों रोजगार तैयार होंगे। करण अडानी ने कहा कि ये परियोजना पड़ोसियों से मजबूत रिश्तों और साझा तरक्की की शानदार मिसाल बनेगी। पीने का पानी कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी के लोगों से ये सवाल पूछेंगे तो आपको अलग ही जवाब मिलेगा। वो कहेंगे शायद अपने ही आशियाने को खोद डालने से मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा भी लगेगा और बहुत हैरानी भी होगी। हम आपको शिवपुरी शहर के बीच तस्वीर दिखाएंगे जिनकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पानी के लिए जंग है, एक संघर्ष है, पानी की खोज ही दिनचर्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। परेशान हाल लोगों की ये कहानी 1-2 साल पुरानी नहीं है, 8 सालों से यही हालत है। वादे किए जाते हैं लेकिन प्यासे और परेशान लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलती नहीं। देखिए अतुल गौड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें झूठ नहीं, गड्ढा है, गड्ढे में पानी है और ऐसे में अगर ये सरकारी दावों की पोल खोलती हैं, वोट मांगे लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। कमरे में ही खोद लिया और क्या करें, निकालेंगे पानी। 1 महीने से गड्ढा खोद रहे हैं जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है। ये जो पानी सूख गया आप क्या करेंगे? अगर हम प्यास मर रहे हैं। बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे, एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया। यही कारण तो नहीं, थोड़ा सा जल नहीं, यहां तो पूरा का पूरा जल सूख गया। कंठ सूख गए, उम्मीदें सूखने लगी, तो तय किया घर के अंदर से ही पाताल का रास्ता बनाना शुरू किया। गहरे में उतरते गए, अंधेरा बढ़ता गया। जिस उम्मीद में चले थे वो ना मिला, मानो एक बूंद पानी मयस्सर नहीं हुआ। पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा कि पानी निकल जाएगा। ये तस्वीर कोई गांव कस्बे की नहीं है। हम शिवपुरी शहर के बीचों बीच में हैं। शहर के वार्ड क्रमांक संख्या 16 और 17 में। यहीं पर बसी बस्ती लोधावली में। यहाँ के लोगों की चिंता सुनी तो हम निकल पड़े सच की पड़ताल में। गली गली पूछते हुए आगे बढ़े तो हैरान रह गए। क्यों और कैसे, आप भी समझ लीजिए। ऐसे घर हैं इस कॉलोनी में जो लोधावली बस्ती से लगा हुआ इलाका है, वहां पर यहाँ इस तरह के गड्ढे खोदे गए हैं। ये ना तो कुएं हैं ना बावड़ियां हैं, ये 8-8, 10-10 फुट के छोटे छोटे गड्ढे हैं। कुदरत की मेहरबानी है कि किसी तरह पानी आता है, लेकिन पानी किस तरह का आता है वो जरा कैमरे पर देख लीजिए। ये जो रस्सियों से खिंचता हुआ पानी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मटमेला पानी है। और इस मटमेले पानी के लिए जो ये मेला लगा हुआ है, ये मजमा लगा हुआ है, ये महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही हैं, पानी को छानती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सरकारी सिस्टम की पोल खोलती है। मजबूरी में मटमैले पानी को छानते हैं, छानने के बाद में क्या इस पानी के ऊपर कोई असर होता है, जरा वो भी हम इस कपड़े को हटा करके देख लेते हैं। बहन जी जरा कपड़े को हटा करके दिखाइए और ये देख लीजिए, ये जो तस्वीर है पानी की वो बिल्कुल नहीं बदली, इसका रंग नहीं बदला। और अब जो महिलाएं आपको जद्दोजहद करती हुई इस पूरे गड्ढे के आसपास दिखाई दे रही हैं, भरी दोपहरी है, 40 डिग्री का तापमान है और ये महिलाएं कहीं ना कहीं पानी की जद्दोजहद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत है और पानी है नहीं, मजबूरी में गड्ढे से लेती हैं। कितने दिनों से समस्या है? बहुत दिनों से है समस्या। तो आप बताइए। पीने को पानी नहीं है, ऐसे पानी ये कौन पीगा, ऐसे पानी को पी रहे हैं। ऐसे पानी को पीने पे मजबूर हैं। और अब क्या करें, पानी नहीं है तो ऐसे पानी पीना पड़ता है। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? यही तो पी रहे हैं मचा। ये पानी पी रहे हैं? हाँ।
ये सो ये अब पानी नहीं मिल रहा, कहाँ से ले आए? पानी मिल नहीं रहा है, कनेक्शन, नल के कनेक्शन नहीं। नहीं है, नहीं है। जरा बता दीजिए आप कि क्या तस्वीर है, मतलब क्या है ये? ऐसे पानी यहाँ ले जाके अपन छान के पियेंगे, जैसे वनी ने छन जाओ तो और अच्छा करके फिर पियेंगे। हमें पानी नहीं है जहाँ पे। पूरा बात समझाइए कि कैसे इस पानी को पीते हैं, बताइए जरा। नेक थोड़ी देर न धरा रहता है, फिर नेक छन सो जाता है, फिर पीते हैं। अब पानी नहीं है, ना तो नल है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है जहाँ तक। आपका क्या? ऐसे वहाँ में रह रहे हैं कॉलोनी। अच्छा, ऐसे गड्ढे कितनी जगह पर बने हुए हैं? 5-6 बने हैं जो कॉलोनी में जाए, एक और बनवा। जगह बने हैं। माता जी, कितनी जगह बने हैं ऐसे गड्ढे? 6-7 जगह बने हैं और उनमें लोग पानी भरते हैं। हाँ, और घर परिवार कितने रहते हैं यहाँ? बहुत सारे रह रहे हैं। बहुत सारे रह रहे हैं, फिर भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आप लोगों को? नहीं। ये जो है, क्या बता रही थी आप, बताइए। मीडियो वाले आते हैं और ऐसे ही बना के चले जाते हैं। सुनवाई नहीं होती है आपकी? नहीं होती। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं होती। कब से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? 3-4 साल हो गई। 3-4 सालों से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, 4-5 साल से कर रहा है। ये जो पानी आप लोग भरते हैं, ये नुकसान नहीं करता? बीमार नहीं होते आप तो लोग? बीमार होता तो क्या करे, टैंकर हुए नगर पालिका वाले बजाते नहीं यहाँ, तो जिनसी पार पानी पड़ेगी। इनसे ही पार पाड़नी हाँ, पड़ेगी। बीमार होते हैं? चाहे होता है बीमार, बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के जहाँ जाते हैं, इलाज करा लेते हैं और क्या करें। के आसपास बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए सूख भी गए हैं। बहुत सारे गड्ढे हैं, सारे सूख गए हैं। हाँ। इसी गड्ढे में पानी बचा है सिर्फ। एक गड्ढे में पानी बचा है, और अभी तो सर पूरा मई बाकी है, अप्रैल बाकी है, जून बाकी है। तो जितना खाली हो जाता है उतना खोद लेते हैं, 1-2 फुट फिर खोद लिया, ऐसे खोदते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं उसे। उससे गहराई करते जा रहे हैं। तो इससे जो है कहाँ तक पार पाएंगे? मतलब जहाँ तक कोशिश है, बन रही, नहीं बनेगी तो टैंकर डलवाए, मजबूरी करके लाएंगे पानी कहीं से ना कहीं से लाएंगे। हाँ। अच्छा, चुनाव में आप लोगों ने बहिष्कार किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब आए थे, बोल गए थे, क्या बोलते हैं, कहीं चुनाव के बाद ट्रांसफार्मर रखवा दूंगा और नल बिजली जो भी सुविधा तो पूरी कर दूंगा। इसके बाद में अब कुछ नहीं है। और घूम भी आए विधायक साहब के पास हम, पूरे मतलब इतने कॉलोनी के 40-50 लोग, तो कुछ जवाब ही नहीं मिला वहाँ से। कुल कितने परिवार इस एरिया में हैं? एरिया में कम से कम 100 परिवार मान के चलो। 100 परिवार। आप समझ रहे हैं कि वो तस्वीरें जो हम आपको कैमरा स्क्रीन के माध्यम से टीवी स्क्रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाएं पानी की जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो पुरुष हैं, ये कहते हैं हमने वोटों का बहिष्कार करने की बात कही, विधायक आए, प्रॉमिस किया कि हम आपको पानी, जल के साथ सड़क और बिजली की सुविधा देंगे, लेकिन सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं आई और इलाके में अब ये गड्ढे सूखने लगे हैं। चिंता की बात ये है। अभी आपने बहुत ही कम देखा है, अभी तो बस शुरुआत है। आगे हमने जो देखा उसे जानकर आप भी दंग रह जाने वाले हैं। एक गड्ढे पर पानी भरती मनीषा जाटव से हमारी मुलाकात हुई। मनीषा ने कहा कि यह एक घर की समस्या नहीं है, हर घर की यही कहानी है। हम खुद अपने घर के कमरे में गड्ढा खोदकर पानी की तलाश कर रहे हैं। हम उनके साथ उनके घर पहुंचे तो पानी की समस्या देखकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमारे लिए समझना मुश्किल हो गया, ये गड्ढा गहरा है या इससे भी कहीं अधिक गहरा और अंधेरा। पानी की वजह से हमारा भविष्य है। तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखाएंगे तो आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। सरकारी दावों की पोल खोलती हुई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये घर है, घर में कमरे होते हैं, लोग सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन पानी की मजबूरी ने घर को क्या से क्या बना डालने पर मजबूर कर दिया। वो तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तसला, ये रस्सी, और इस रस्सी के साथ ये घर की महिला, घर की लक्ष्मी, और ये घर के पुरुष जो कहीं ना कहीं आपको इस गहरे गड्ढे को खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि पहले कमरा दिखा दें कि ये कमरा है, घर, यहाँ बैठने उठने की जगह है, लेकिन पानी की मजबूरी इसमें गड्ढा खुदवा रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी पीने का जरिया नहीं है, नगर पालिका सुनती नहीं है, सरकारी दावों की भरपाई होती नहीं है। यही वजह है कि ये घर के पुरुष इस घर के कमरे में, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पानी पीने का गड्ढा खोदा जा रहा है। घर के ड्राइंग रूम में कहूँ, किचन में कहूँ या बेडरूम में कहूँ। ये कौन सा कमरा है, किस लिए बनवाया था आपने? किचन बनवाई है हमने। किचन बनवाई है।
किचन तो नहीं बन पाई, लेकिन अब ये पानी का कुआं बन रहा है। अरे किचन तो बाद में बनाएंगे, इसको ढक के। अच्छा, ढक के बनाएंगे। पहले पानी निकालेंगे इसमें, जब ढक के उसको तब किचन बनाएंगे। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आपको? अरे पानी नहीं है, पानी की समस्या है। एक गड्ढे में पानी है तो वहाँ पर लड़ाई होती है, तो पानी नहीं है तो क्या करे, तो मजबूरी में जो घर में ही खोद लिया। मजबूरी में ये कुआं नुमा गड्ढा खोद लिया घर में, कमरे में ही खोद लिया, और क्या करें, निकालेंगे पानी 10-15 फुट तो कर दिया, जब तक निकलेगा जब तक देखेंगे। पानी निकल नहीं रहा। नहीं निकला अभी तो। उम्मीद है निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, पता नहीं है, अभी तो सूखी माटी निकल रही है। अगर पानी नहीं निकला तो? अब नहीं निकलेगा तो अब क्या करें, कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके उनसे लाना पड़ेगा, नहीं तो जई में निकालेंगे पानी। भैया कब से खोद रहे हैं ये गड्ढा, जरा जोर से आवाज करके बताएंगे? 1 महीना हो गया है। 1 महीने से गड्ढा खोद रहे हैं? 1 महीने से आराम आराम से खोद रहे हैं भाई। और अभी पानी निकलने की क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, अभी पत्थर निकला है उसमें तो। जरा जोर से बोलिए ना। पत्थर निकला है, बोटें निकली है बड़ी बड़ी उसमें तो पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है? अभी तो नहीं लग रहा कि पानी निकल जाएगा इसमें। घर की किचन को आपने गड्ढा बना दिया, तो पानी की समस्या के चक्कर में बनाना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। सुनवाई नहीं होती है। अपने गांव की जमीन बेच बेच के हमने जहाँ पर जमीन ली है, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है, जो चोरी से लाइट डालते हैं, नौमानों को 5-5 हजार का कॉल लाते हैं, 10 दिन में काट ले जाते हैं, फिर दोबारा लाते हैं, फिर दोबारा काट ले जाते हैं। लाइट वाले भी कॉल काट के ले जा रहे हैं खींच के, और बिल उल्टा सीधा आ रहा है। कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी नहीं देते आपको? कनेक्शन नहीं दे रहे। क्यों नहीं देते हैं ये लोग? बोले अवैध कॉलोनी बता रहे हैं, अवैध कॉलोनी। अवैध कॉलोनी। देखिए ये जो बात है, ये भी अपने आप में एक विषय है। नगर पालिका ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये वैध कॉलोनी नहीं है, अवैध कॉलोनी है, इसलिए यहाँ संसाधन मौजूद नहीं है। कुटीर मिली है? हाँ, मिली है ना, सबको मिली है, सबको मिली है। अवैध कॉलोनी है, फिर कुटीर क्यों दी गई है? ये सवाल खड़ा करते हैं। यहाँ कुटीरें मिली हैं, प्रधानमंत्री आवास से मिली हैं? सबके लिए मिली है, पूरी कॉलोनी में कुटीर मिली है। मिली है? हाँ। अब दूसरा सवाल ये भी देखिए आपके सामने खड़ा है। ये कहते हैं कि अगर कॉलोनी अवैध है तो फिर सरकारी आवास जैसी सुविधा सरकारी योजना के तहत कैसे यहाँ मयसर हो गई, कैसे लोगों को मकान दे दिए गए। इन लोगों ने हमें बताया कि वो 8 साल से तकलीफ में हैं, लेकिन उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों नहीं बदली। न उनकी प्यास बुझी, न बदहाली। नगर पालिका भी नहीं सुनती। कई बार मीडिया कर्मी भी आए, अखबारों में सुर्खियां बनी, लेकिन हालात सालों साल से यही है। कई बार आ गए ऐसे मीडिया वाले तो हाँ। कभी कोई ने वो नहीं करी। अब तो हम कभी वोट भी नहीं देंगे सरकार के लिए। सरकार को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पानी ऐसा गंदा पियेंगे, हमारी सुनाई नहीं करेंगे, हम कछु वैसे हैं अरे हम अभी तो तुमने ऐसे डारे हैं, पर बाबा में तो ऐसे तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था और नल वगैरह, ऐसे रोड वगैरह कछु भी तो नहीं है इस कॉलोनी में। तो हमारी नहीं सोचेंगे तो हम क्यों सोचेंगे? तो ये पानी गंदा आप कब से पी रहे हैं? आज 8 साल हो रहे हैं। 8 साल से इसी तरह का गंदा पानी ऐसे ही पी रहे हैं, और 8 साल से ऐसे ही मीडिया वाले आ रहे हैं। हमने देखा कि समस्या वाकई बहुत बड़ी और गंभीर है, लेकिन निपटारे के प्रयास नहीं दिखे। सवाल लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे। उनका कहना है कि अनियमित कॉलोनियों में संसाधन जुटाने में वक्त लगता है। हम काम कर रहे हैं। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल टीम को भेजकर वहाँ जांच कराई जा रही है, और जल्दी वहाँ पर जल उपलब्ध कराया जाएगा नलों के माध्यम से। समस्या खत्म होने के बजाय गर्मी के कारण अब और ज्यादा विकराल हो रही है, क्योंकि ये गड्ढे अब पानी देने के बजाय खुद प्यासे हैं, सूख रहे हैं, और लोग इन गड्ढों के आसपास बैठकर अपनी किस्मत को रो रहे हैं। गुड्डी बाई तो यहाँ तक कहने को मजबूर है कि हमें इन्हीं गड्ढों में दफन कर दो। ये गड्ढा आज से कुछ दिन पहले पानी उगलता था, लेकिन अब गर्मी जैसे जैसे चरम पर पहुंच रही है, जैसे जैसे तापमान आसमान में बढ़ता जा रहा है, गड्ढा सूख गया है। अब पानी नहीं है साहब, बिल्कुल ही पीने के लिए कहीं बिल्कुल रह नहीं है। अब कहीं कहीं से लाते हैं बस पानी। यहाँ तो कोई कॉलोनी में पानी रहा नहीं है। पानी नहीं रहा? पानी नहीं रहा। गड्ढा तो खोदा था कि पानी मिलेगा। हाँ, पानी जब तक गड्ढा में आता रहा, जब तक यूज करते रहे। अब जैसे मतलब जेठ बरसन लगा तो पानी खत्म हो गया। गर्मी जैसे बढ़ रही है। कहाँ करेंगे, प्यासन मर रहे हैं, कहाँ करना, और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो जोर कह रहे हैं हमारे जमीन दफना जाओ, जमीन मार जाओ, पानी नहीं है तो और क्या करें, कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे, कहाँ जाएंगे, और
कोई हमें नफा ही नहीं भरन देता, कौन की बोर पे जाएंगे हैं। परेशान है हम तो सर बहुत। ऐसे कितने गड्ढे सूख गए? ऐसे 4-5 गड्ढा सूख गए। शहर से नगर पालिका टैंकर लेकर भेजती है? नहीं भेजते। टैंकर भेजती है? नहीं भेजते। नहीं भेजती। नहीं। पानी के लिए कितनी जरा सफर करना पड़ता है बताइए? 1 किलोमीटर से भर के लाते हैं पानी पीने के लिए। 1 किलोमीटर से भर कर लाते हैं? और का लाते हैं, सिर पे रख के लाते हैं। बच्ची नहीं होती, बच्चे पढ़ने चले जाते तो रह जाते हैं पानी में। वो आदमी काम पे जाते हैं, कोई आदमी भी तू भर के लाएंगे। हम ही जाती हैं जब मोड़ी ने परवटे पहुंचा तो कोई भरन दे तो कोई नहीं भरन दे, बर्तन फेंक देते हैं, ज्यादा भीड़ रहती है तो। बोर वगैरह नलकूप वगैरह भी नहीं है इलाके में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना बोर ना नल, कच्चू भी नहीं है। परेशान है हम तो बहुत ज्यादा। एनडीटीवी के लिए शिवपुरी से अतुल गौड़ की रिपोर्ट। पानी की समस्या बाकी चुनौतियों से बिल्कुल अलग है। इससे निपटना किसी एक के बस में शायद है भी नहीं। जरूरत बेहतर प्लानिंग की है, लेकिन बतौर नागरिक हमें भी पानी की अहमियत को समझना होगा। हम सबको पानी की बर्बादी रोकने और इसके संरक्षण का ख्याल रखना ही होगा। साल दर साल हर कहीं पानी का संकट गहरा हो रहा है। इन गर्मियों में भी चुनौती बड़ी दिख रही है, लिहाजा हम पानी सहेजें, जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें। पानी का ये संकट हम सबको सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन आगे देखेंगे अब क्रिकेट की खबर। आपका स्वागत है बिंदास क्रिकेट में। आज शाम के 7:30 बजे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम महामुकाबले का इंतजार कर रहा है। रोहित शर्मा की टक्कर विराट कोहली की टीम से है। ये दोनों ही दिग्गज बेशक कप्तान नहीं है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग की वजह से इस घमासान में फोकस खास करके इन दोनों स्टार्स पे होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा को मैच में मुंबई प्लेइंग 11 में जगह देता है। तो माफ़ कीजिएगा, ये खबर अभी यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वाराणसी से। तो वाराणसी की खबर आपको बता दें, वाराणसी में एक गैंग रेप की वारदात सामने आई है, जिसमें 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें 23 पर एफआईआर और 23 लोगों पर एफआईआर हुई है। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक एक युवती के साथ गैंग रेप की खबर अब जाकर सामने आई है। तो ये वाराणसी की खबर है, जिसमें अब 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन 23 लोगों पर एफआईआर की गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं जो वाराणसी से है और बहुत ही दर्दनाक खबर है। बहुत ये एक हादसा हुआ है जिसमें कि गैंग रेप एक युवती के साथ किया गया 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में, और अब ये बात सामने आई है जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 23 लोगों पर एफआईआर किया गया है, और ये खबर है वाराणसी की। रणबीर हमारे साथ हैं। रणबीर, इस वक्त ये बड़ी खबर वाराणसी से और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है कि एक 23 लोगों को इसमें 23 लोगों पर एफआईआर हुई है और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी अब तक क्या सामने आई है? देखिए, मामला 29 मार्च का है, जब एक युवती का आरोप है कि 29 मार्च को उसे एक परिचित आदमी ने कैफे ले जाया, उसके बाद उसे नशा कराया, नशा कराने के बाद उसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद अकेले उसने नहीं बल्कि उसके साथ के 23 लोगों ने उसके साथ बार बार रेप किया। और इसमें जो तहरीर के हिसाब से 29 मार्च को जो लड़की थी, जो पीड़िता है, वो गायब हो गई थी। घर वालों ने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई थी, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद 4 तारीख को जब लड़की वापस आई और घर आकर के उसने पूरी कहानी बताई, तो इसमें पता ये चला कि एक जो ये लड़की के साथ गलत हुआ। उसके बाद जब पुलिस को इस मामले में जानकारी हुई तो पुलिस ने एफआईआर की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुख्य आरोपी हैं। इनके अलावा अब उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे पूछताछ के आधार पर जो बाकी आरोपी होंगे उन सभी की तलाश हो रही है। और इस मामले में जहां जहां लड़की ने जिस तरह से जो बताया है कहानी की, कैसे जान पहचान हुई और कैसे बाकी लोगों के वो संपर्क में आती है और उसके साथ इस तरह से
एक वारदात हुई है, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जी, तो ये जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, 6 लोग हैं, 23 लोगों पर एफआईआर भी हुई है, इनके बारे में भी क्या कोई जानकारी है और कहाँ की ये घटना है, किस इलाके की, क्या डिटेल्स हैं? लड़की के बारे में बताया जाता है कि 19 साल की लड़की है, जैसा आप बता रहे हैं कि कोई जानने वाला ही उसे लेकर गया और आरोप है कि उसे कुछ वहाँ पर पिलाया गया। अब ये 6 लोग हिरासत में लिए गए और ये खबर उसके बाद में कंप्लेंट कब आई, तो क्या और डिटेल्स है इसके रणबीर? देखिए, कुल 23 आरोपी हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जो 12 हैं वो उनके नाम पता है, 11 अज्ञात लोग हैं। इन ज्ञात में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 6 की से पूछताछ हो रही है। लड़की ने जो तहरीर दी है, उसके लड़की की मां की तरफ से तहरीर गई और लड़की ने जो पुलिस को बयान में बताया है, उसने कहा कि अलग अलग जगहों पर ले जा करके उससे नशा कराया जाता था, उसके साथ गलत काम होता था, कभी होटल के रूम में, कभी किसी छत पर, तो कभी कहीं कोई अननोन जगह ले जाके उसके साथ ये लोग गलत काम किया करते थे। और जब एफआईआर की कॉपी के हिसाब से 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से अपने एक दोस्त के साथ ये कह के निकली थी कि दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आई। जब वापस नहीं आई तो घर वालों ने खोजना शुरू किया, उसके बाद ले जाकर के पुलिस में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई और फिर जाकर के जब पुलिस ने तलाश शुरू की, इसी बीच में 4 तारीख को जो लड़की थी वो वापस आई। वापस आने के बाद उसने पूरी कहानी बताई, वो बात फिर पुलिस के पास गए और पुलिस ने उसके आधार पर जो मुकदमा है वो लिखा है, छापेमारी हो रही है और पुलिस जो है अब लड़की के बयान के आधार पे जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करके बाकी भी जो आरोपी हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। जी, वाराणसी में ये मामला सामने आया है जो सामूहिक बलात्कार का, जिसमें एक युवती की शिकायत पर 23 लोगों पर एफआईआर हुई है। 29 मार्च से 6 अप्रैल के बीच की ये घटना है और यहाँ पर ये भी आरोप है कि आरोपियों ने नशा कराकर लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। इसमें 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी की ये खबर है, 19 साल की पीड़िता है और इस वक्त पीड़िता के बारे में क्या और जानकारी रणबीर? उसकी यानी कि उसका इलाज चल रहा है, क्या हालत है उसकी? परिवार वाले भी कुछ इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? देखिए, बताया ये गया जो कि पहले ये बात आई थी कि लड़की जो है वो नाबालिग है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो लड़की बालिग है और बालिग लड़की जो कि ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रही थी। और इस मामले में जो मां की शिकायत है, ये बताया गया कि 29 तारीख को वो घर से निकली कि अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, उसके से मिलने जा रही हूँ और 7 दिन तक लौटी नहीं। लोग परेशान थे और उसके बाद जब 4 तारीख को वो लौटी है तो उसने सारी कहानी बताई कि कैसे 29 मार्च को वो उसका दोस्त जो है वो उसको बहला फुसला के घुमाने के नाम पर ले गया, होटल लेके गया, वहां पे उसके साथ उसको नशा कराया, उसके बाद उसका वीडियो बनाया और फिर उसके बाद उसके साथ के बाकी लोग आते गए होटल में और अलग अलग जगहों पर ले जाकर के रेप किया। ये पूरा मामला लालपुर पाटेपुर का है, वाराणसी का एक आउटर हिस्सा है, वहाँ का इस मामला है। तो ऐसे में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, जिसमें 12 ज्ञात हैं और 11 अज्ञात हैं। तो ये जो अज्ञात हैं ये कौन लोग हैं और जो ज्ञात हैं उनमें अभी 6 बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो और जो बाकी अज्ञात 11 हैं उनकी पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही है। ठीक है, तो पुलिस अभी कोशिश कर रही है। तो डीसीपी जो वरुणा जोन वाराणसी की डीसीपी हैं चंद्रकांत मीणा, उन्होंने इस पर जो बयान दिया है वो सुनाते हैं दर्शकों को। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदान कार्रवाई की जाएगी।